अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब अहमद और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो जॉब के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें जाते हैं। नाज़रीन, उस कंट्री के लिए आइल्स का होना लाजमी है क्योंकि टेस्ट क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट्स को भी और जो लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनको भी। आखिरकार आइल्स है क्या और इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में जितने भी हैं आपको इंग्लिश का सहारा लेना बड़ा लाजमी होता है। सहारा क्या बल्कि होती ही इंग्लिश है, अब डिपेंड ही इंग्लिश पे कर रहे होते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, और सैयद अरूज ज़हरा। अरूज ज़हरा से पूछेंगे कि आइल्स क्या है। बेसिकली एमफिल स्कॉलर्स हैं ये और पीएचडी कर रही हैं और आइल्स के ट्रेनिंग करवा रही हैं। बिहाइंड द कैमरा हमारी इनसे गुफ्तगू हुई है और इन्होंने बताया कि 7000 प्लस स्टूडेंट्स को ये आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, पीटीए, जितने भी प्रोग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट हैं वो करवा चुकी हैं। आखिरकार इनके स्टूडेंट जो 7000 प्लस स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट भी आइल्स के टेस्ट में फ़ेल नहीं हुआ। आखिरकार वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, जॉब भी करते हैं। आखिर इनसे जानते हैं कि इसका राज क्या है और तैयारी कैसे करवाती हैं, और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टेस्ट होता है आइल्स का। हम जानते हैं अरूज ज़हरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन ही करवा दीजिएगा कि आप कराची से बिलोंग करती हैं, और मुझे तो पता है लेकिन हमारे नाज़रीन को भी बता दीजिएगा कि कैसा रहता है आपका सफ़र, और इंट्रोडक्शन मुझे प्रॉपर करवा दीजिएगा। Yes, my name is Arooj Zahra and I am from Karachi and I have done masters and then MPhil from the university, Karachi University Business School, and I am going to enroll myself in the PhD program. Yeah, I am myself as educationist and I teach normally the IELTS, English language and other courses as well. Yeah, this of course absolutely right. I have provide my teaching services in the Karachi. Approximately 7000 plus students they have passed their IELTS test successfully, और ये तमाम क्रेडिट जाता है हमारा उन तमाम टीचिंग क्राइटेरियाज़ को, उन सिलेबस को जो कि मैंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि इसके पीछे एक तवील प्रोसेस होता है, हमारी एक मेहनत होती है। ऑन कैमरा तो ये बताना बड़ा आसान होता है कि हमारे स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले एक टीचर का भी एक स्ट्रगल का प्रोसेस होता है जो कि हमने एक वक्त गुजारा होता है। तो वो तमाम स्ट्रेटजी जब हम अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट कामयाब होता है। अच्छा, बेसिकली आइल्स और इंग्लिश को देखें तो इतना मुश्किल दोनों में फ़र्क नहीं होता। तो इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो सेम ही दोनों का होता है, सिचुएशन होती है। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि आइल्स और इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है? दरअसल इंग्लिश तो हमारे पास एक बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम दुनिया से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं। लेकिन आईएलटीएस एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है, एक ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से आप दूसरी कंट्रीज़ में जस्ट लाइक एज योर पासपोर्ट आपको मिल जाता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, इसमें बेंच क्राइटेरिया होता है, 4 to 9 इन बेंच का सिलसिला होता है, और हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट इसमें 7+ हासिल करें। आईएलटीएस में आपको कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आपकी इंग्लिश बेहतर होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो उसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो वहाँ पर एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कोई स्टूडेंट लिसनिंग ज़्यादा कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन आईएलटीएस के टेस्ट में जब ये तमाम कंपोनेंट्स की बात हम करते हैं तो हर मॉड्यूल को 9 बैंड्स के क्राइटेरिया में इवेल्युएट किया जाता है। तो वहाँ पर 4 कंपोनेंट्स का टेस्ट होता है, दैट्स कॉल्ड आईएलटीएस। और इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट योर स्पीकिंग पावर, योर ग्रामर एंड अदर थिंग्स। अच्छा रोज, इससे बेसिकली हम जाएंगे आपकी जर्नी पर कि आपने बेसिक स्टार्ट, क्योंकि आपकी एज भी बहुत कम है और इस एज में आप एक खुद स्टूडेंट हैं अभी, तो आपने 7000 एक बड़ी क्वांटिटी होती है, बड़ी तादाद होती है। कैसे उसमें पढ़े लिखे भी लोग आते हैं और बहुत कमज़ोर स्टूडेंट्स भी आपको मिलते होंगे, और कोई यंग होता है, कोई ओल्ड एजेस भी होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं सबसे पहले ये, और स्टार्ट आपने कैसे लिया और फील्ड चुनी क्यों? क्योंकि बेसिकली आपने बिहाइंड द कैमरा डिस्कस किया था कि आप जो है तो वो बैंकिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इंग्लिश में कैसे आना होगा? इंग्लिश मेरा इस तरीके से स्टार्ट हुआ जर्नी कि जब मैंने मैट्रिक किया था गवर्नमेंट स्कूल से, उर्दू मीडियम से, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एक पॉइंट था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो फर्स्ट ईयर में तो पूरी दुनिया ही तब्दील नज़र आई, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पर सारा मॉड्यूल ही इंग्लिश में थे। हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह सब कुछ उर्दू में पढ़ा होता है। चाहे आपकी मैट्रिक में कितने भी अच्छे ग्रेड्स आ जाएँ, कुछ भी आ जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में पूरी दुनिया ही तब्दील हो गई आपके लिए। तो उस वक्त जब मैंने देखा कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो लाइल्म थे कि मैट्रिक तक तो उर्दू में आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन इसके बाद आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको कुछ भी करके इंग्लिश में कन्वर्ट होना है।
तो इस तरफ एक तो जब आपको कोई कमज़ोरी होती है आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, और अगर उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो फिर आपकी वो फील्ड बनने लगती है। इंटरमीडिएट जब मेरा मेडिकल से हुआ देन फिर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि कभी कभी हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं आपके अंदर खुद ही एक वाइब्स आती हैं, सजेशंस आ रहे होते हैं कि आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हैं। तो मेडिकल में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट था भी नहीं, वो तो एक बस फैमिली प्रेशर था कि एक डॉक्टर बनना है, ठीक है डॉक्टर बनना है, वो पीएचडी करके बन जाऊँगी। लेकिन ये कि बैंकिंग की तरफ जब मैं आई, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से माइंड था और एक इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आने थे, और एज सच अकाउंट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था, देन फिर मैंने कॉमर्स का इंतखाब किया। इंग्लिश जो है वो मेरी एक फील्ड है, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ और इसको एज आ प्रोफेशनलिज्म में लेके चल रही हूँ, लेकिन मेरे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो बैंकिंग है, कॉमर्स है, अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सब है। तो इसका इंतखाब मैंने अपनी वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए किया था। अच्छा रोजा, आपने जिक्र किया कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल की तालिब इल्म थी, तो क्या आपको जब मैट्रिक अपनी की तो यही इंग्लिश आपको तब भी आती थी? नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आती थी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, नाज़रीन देखने वाले भी हैं, कि जो गवर्नमेंट स्कूल से, इवन आजकल तो प्राइवेट स्कूल से भी जो तालिब इल्म फारिग होते हैं मैट्रिक करके या एफएससी करते हैं, तो उनको भी इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो आप कैसे मैट्रिक के बाद आपने इंग्लिश को मैनेज किया, कैसे आई, और ये तरीका तो आप बताएँ फिर हमारे नाज़रीन को भी। जब मैंने इस तरफ आने का इरादा किया तो शुरू में तो दिल ही नहीं करता था। दो ऑप्शंस थे, या तो पढ़ाई को बिल्कुल क्विट कर दिया जाए और बस एक घरेलू लड़की बन जाया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि अब जब आ ही गई हूँ तो डू और डाई वाला मामला, या तो लॉस या विन वाला मामला था, करना था या फिर मरना था। देन फिर इंग्लिश की तरफ में आई, लेकिन इंग्लिश में भी कोई इतना कोई कम क्राइटेरिया नहीं होता। आपको एक वर्ड्स के अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर हम बात करें, एक इंग्लिश के वर्ड के भी ऑलमोस्ट एक एवरेज बात कर रही हूँ 20 to 25 मीनिंग्स निकल रहे होते हैं। इनमें हमें अलग इनके मकसद देखने होते हैं, किस सेंस में ये लगाया जा रहा है, क्या मतलब है इनका। तो जब मैंने इसका स्टार्ट लिया तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम वक्त में मैंने सीखा, ये तकरीबन मुझे 2 साल का अरसा लगा एक अच्छे स्टूडेंट के लेवल तक आने के लिए। उसके बाद मतलब अगर मैं इस दौरानिए की बात करूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स मैं इंग्लिश को सिर्फ दिया करती थी। उस वक्त दुनिया से बिल्कुल कट गई थी मैं, और इसके अलावा फिर अपनी बाकी पढ़ाई भी थी, क्योंकि कोई गैप मेरी स्टडीज़ में था नहीं। इंटर की जो मेरी पढ़ाई थी, इंटर मेडिकल, वो भी साथ साथ था और ये भी था। तो ऑलमोस्ट मेरे 16 to 17 आवर्स मेरे स्टडीज़ में जाते थे पर डे। घर वालों से, दुनिया से रट्टा लगाती थी या फिर इस तरह से? रट्टा लगाने का तो सिलसिला ही खत्म हो गया, क्योंकि वो रोड लर्निंग खत्म हो गई, हमें कंसेप्चुअल की तरफ आना था, क्योंकि एक ज़बान सीखनी थी। तो याद करने में और सीखने में बड़ा फ़र्क होता है। इसके बाद जब मैंने देख लिया कि नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द B2 लेवल ऑफ द इंग्लिश, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह भी दिए तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आने लगी। देन फिर मैंने कहा कि चले अब क्यों ना इसको टीचिंग की तरफ लेकर आया जाए, क्योंकि एक सर्टेन एज तक आप स्टूडेंट रहते हैं और आप चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जैसे आप डिलीवर करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको मज़ीद याद रहती हैं। तो फिर मैंने इसका यूँ इंतखाब किया था कि जब टीचर इस फील्ड में रहता है तो वो मज़ीद सीखता भी है। देन फिर मैंने कहा कि चलें आई सिलेक्टेड दिस फील्ड। आपने 7000+ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो ये इतनी कम एज में कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कितनी देर तक आप, मतलब 18 ईयर्स में 90 टीचिंग कब से स्टार्ट की है? क्योंकि आपकी एमफिल अभी कंप्लीट हुई है, आप PhD कर रही हैं, तो 7000 स्टूडेंट बड़ी तादाद होती है, तो ये डिटेल से बताइएगा थोड़ा। ये 7000 के जो क्राइटेरिया है, ये 2025 की जनवरी के रिसेंट डेटा के मुताबिक जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं उसके हिसाब से अब इसमें तो मज़ीद तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। इसका सिलसिला यूँ बना कि जब हम पढ़ाते हैं और आप किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं और कोई नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से हट कर, तो उसके बाद फिर लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, वर्ड टू माउथ प्रमोशन होती है, लोग आते हैं, एतमाद करते हैं। अब एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा निकला तो दूसरे आ गए। इसके अलावा मीडिया ने भी बड़ा मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म्स पे गई तो वहाँ से भी फिर हमारी प्रमोशन होने लगी। तो 7000 स्टूडेंट की जो जर्नी थी, इसमें कोई बहुत बड़ी ये मेरे लिए बात नहीं थी, क्योंकि इवन मेरे जो टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को रेफ़र करते रहे और हम एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक। और कराची इज़ द हब ऑफ इकोनॉमी, आप जानते हैं वहाँ पर तो इस वक्त जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ तो स्टूडेंट की कमी होती भी नहीं है, तो वहाँ से स्टूडेंट्स आते रहे। इसके अलावा ऑनलाइन भी इसमें शामिल है, मेरे पास ऑनलाइन भी सिलसिला जारी है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं हूँ और अभी तक भी हूँ, तो सैटरडे संडे भी मैंने कभी मिस नहीं किया। सैटरडे संडे को भी मैं ऑन कैंपस जाती थी, या अगर ऑन कैंपस कभी ऑफ होता था, क्योंकि हमें किसी न किसी फिजिकल प्लेस की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है, तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें शामिल थे। तो 7000+ तो एक पुराना थोड़ा सा डाटा हो गया, अब इसमें ऐड होते जा रहे हैं। और ये जर्नी स्टार्ट होता है 2018 से, जब मैंने रिसेंटली आई यूज्ड टू एनरोल इन ग्रेजुएशन प्रोग्राम एट दैट टाइम।
तो वो 2018 था, तो वहाँ से स्टार्ट लिया था, अभी जारी है। 2018 में आपकी क्या एज थी? 2018 में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ही मेरी एज थी, और 18 ईयर्स आपकी एज थी। और बेसिकली अगर कॉलेज में देखा जाए या यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो प्रेजेंटेशन जब दी जाती है तब भी एक कपकपी सी होती है, कैसे देंगे, आगे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, हालांकि वो फ्रेंड्स ही होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनके सामने बोल सकें या उनको टीच कर सकें। तो आपके आगे तो बड़े बड़े स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ओल्ड भी होंगे, यंग भी होंगे, तो आप इतनी छोटी सी एज में आगे खड़े होकर उनके कैसे ट्रीट करती थी? तो फिज़िकली आपको क्या फ़ील होता था? मतलब कि डर होता था, खौफ होता, नर्वस होती थी? वैसे ही ज़्यादा मुश्किल रहा नहीं मेरे लिए। पब्लिक फेयर जो होता है वो एक था, एक डेफिनेट सी बात थी कि वो पहले दिन क्लास में लगा था कि मैं तो बहुत ही एक छोटी सी बच्ची हूँ, क्या करूँगी। लेकिन इससे पहले जब मैं स्कूल में थी, सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट composition in different components and other competition as well। तो वहाँ पर भी पब्लिक फेयर नहीं रहा, क्योंकि इसके अलावा मेरी अगर एकेडमिक्स की अचीवमेंट्स की बात करें तो वो भी कराची लेवल पे रही हैं। तो काफ़ी बचपन से ही एक अच्छे स्टूडेंट की तौर पर स्कूल वाले मुझे एज अ प्रेजेंट किया करते थे, तो इतना मसला था नहीं। ऐसा अगर हम सेमिनार में भी जाते थे तो वहाँ पर भी हम जब बात करते थे तो उसमें भी काफ़ी छोटी एज हुआ करती थी। लेकिन अगर टीचिंग करियर की बात करूँ तो हाँ, डर ज़रूर ये था कि मैं तो फिर गवर्नमेंट स्कूल का बैकग्राउंड है और पता नहीं आने वाले किस किस लेवल से हैं। लेकिन जब मैंने देखा ना कि यहाँ तो सब एक ही नदी में बहने वाले हैं, यहाँ तो सब एक ही चल रहे हैं, तो फिर इतना मसला नहीं लगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि सामने आने वाला स्टूडेंट है वो उसने कभी हमें टैकल किया हो। ये बस अल्लाह का करम कहें या हमारी मेहनत कहें, जो भी कहें। आप पर्दा करती हैं, जवान भी हैं, जब स्टूडेंट्स के सामने जाती हैं तो बिहेव कैसा होता है कराची के लोगों का? स्टूडेंट्स का मिसबिहेव भी होता होगा, बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं। फैमिली की किस हद तक सपोर्ट है आपको? फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़्यादा रही है, क्योंकि जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है वहाँ पर तो जॉब करना अलाउ नहीं है। एंड आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द सैयद फैमिली, और सैयद फैमिली में तो गर्ल्स को तो अलाउ ही नहीं होता जॉब करना। मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, औरों का तो नहीं अंदाज़ा मुझे। लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माई फादर, ही इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर मी। और इसके अलावा कराची के अवाम की बात करूँ तो इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ पर। ये ज़रूर है कि जहाँ पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है एज़ वेल एज़ यू ऑल्सो सफ़र द नेगेटिव एक्सपीरियंस एज़ वेल। सो उनका अगर क्राइटेरिया कहूँ तो बहुत कम है जो जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया या ये कहा कि ये बच्ची क्या पढ़ा देगी। उनका लेवल बहुत कम था, लेकिन हमेशा मोटिवेशन ज़्यादा रही है, एक सपोर्ट ज़्यादा रही है। चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर गई हूँ तो उन्होंने यही कहा कि चलें एक नया एक्सपीरियंस होगा पढ़ने का। तो कराची की अवाम अच्छी है, और उनके साथ रवैया ये होता है कि जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ का। अब काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद अंदाज़ा हुआ, लोग पहचानते ही हैं कि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ, कहते हैं कि आप नात पढ़ने आई हैं या आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो ये बातें मुझे डिमोटिवेट नहीं करती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने लिमिट्स का ख्याल करती हूँ। और स्पेशली जो हमारे मेल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैंने खुद मेल स्टूडेंट्स अपने जो है ट्रेन किया हुआ है, वो है, और मैं भी पढ़ाती हूँ, लेकिन एक लिमिट में। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आइल्स की तरफ। यस। आइल्स जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या बेसिक नीड्स होती हैं? जो टेस्ट लेने वाले इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें कैसे इंटरव्यूज़ दिया जाता है? क्या कोई आपने भी दिया है? और प्रैक्टिकल ज़रा हमें व्यूअर्स के सामने बताइएगा कि वो इंट्रोडक्शन कैसे वहाँ पे किया जाता है? जब हम आईएलटीएस का टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ पर एक ही दिन में 4 कंपोनेंट्स का टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपके पास एक के बाद एक टेस्ट होता है। रीडिंग में हमारे पास पैसेजेस होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन होता है, हमें सॉल्व करना होता है। इसमें जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है एंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी है। इसके बाद आपका लिसनिंग टेस्ट होता है। लिसनिंग में आपको हेडफोन प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑडियो होती है और आपने सुनना है और देन उसको अटैम्प्ट करना है। ये तमाम 40 नंबर के सवाल होते हैं, यानी अगर रीडिंग एंड लिसनिंग की बात करें। इसके बाद राइटिंग मॉड्यूल आता है, ये भी हमारे पास 1 घंटे का होता है। इसमें 2 टास्क होते हैं, एक ऐसे राइटिंग होती है, स्टूडेंट वीज़ा वाले रिपोर्ट राइटिंग अटैम्प्ट करते हैं, जबकि जनरल ट्रेनिंग वाले लेटर राइटिंग अटैम्प्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आपकी कैपेबिलिटीज़ का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम टेस्ट आपका ऑन स्क्रीन होता है, बट एग्जामिनर व्हेन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू फाइट शाय ऑफ फेसिंग हिम और हर। वहाँ पर दोनों जेंडर होते हैं, मतलब अगर कोई मेल एंड फीमेल दोनों इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मेल को मेल ही टैकल करेगा। तो ये ज़रूर होता है, वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल किया जाता है, आपकी फ्लुएंसी, ग्रामर, आपके आइडियाज़, योर थॉट्स, योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एंड ऑल ओवर योर अपीयरेंस, लाइक इन व्हाट मैनर यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तो ये ज़रूर होता है। तो आईएलटीएस की अगर हम बात करें, एक ही दिन में होने वाला ये टेस्ट है। इसका रिज़ल्ट अब तो नॉर्मली 24 आवर्स में आ जाता है, लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं, जब मैंने टेस्ट दिए थे तो मैंने 2 टेस्ट अटैम्प्ट किए अपनी लाइफ में, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर एज वेल। सो आई गॉट 7 एंड इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट 7.5।
तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे मैनुअल टेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था। हम मैनुअल में थे, वहाँ टाइम की शॉर्टेज पड़ जाती थी, आपने आंसर सॉल्व करने देना, आंसर शीट में शफल करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और आपके पास वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं, इंटरनेट पे इंतहा का मटीरियल है, तो आसान हो गया। आप इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन बहुत सा पूछा जाता है। समटाइम्स लोग जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, तो वो थ्रू आउट इंग्लिश में होता है। तो बहुत से लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं कि वो इंग्लिश में कैसे इंटरव्यू दें और अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाएं, वो कौन है, कहाँ से हैं, किस जॉब के लिए, क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो काइंडली अगर आप ये इंट्रोडक्शन दे देंगे तो बहुत से, क्या पता हमारे भी व्यूवर्स में से कोई जा रहा हो, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो ये इजी होगा। लोग सर्च करते हैं वैसे, कोई उनको मिल जाए, फिर वो लिखते हैं, राइट करके फिर उसको रटा लगाते हैं और याद करके फिर वही अल्फाज बोलते हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आप ये इंट्रोडक्शन दे देंगी? जी, इसके लिए हमने अभी एक रिसेंटली इनिशिएट लिया है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हमारा, इंग्लिश विद रूज। आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इसके अलावा हमारा नंबर भी वहाँ पे मौजूद होता है, रब्ता नंबर, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो प्लेटफॉर्म है इंग्लिश विद रूज, इसमें डे फर्स्ट से हमने तमाम लेक्चर्स को अपलोड किया और उसमें तमाम वीडियोस मेरी ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साइड इंस्ट्रक्टर मौजूद हो, तमाम वीडियोस उसमें मेरी हैं और मेरा खुद पढ़ाने का तरीका है। दरअसल मैं खुद इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ कि जो हम फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, जो वोकैबुलरी है या जो आपको स्ट्रेटजीज़ चाहिए, स्पीकिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, राइटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सब मैं डे टू डे उन्हें अपलोड करती हूँ, डे वाइज यानी लेक्चर वाइज अपलोड करती हूँ। तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पे ज़रूर चेक कर लें, वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और होगा भी, क्योंकि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पाकिस्तान से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं और इसके अलावा अक्रॉस द रीजन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश विद रूज आपके लिए एक एसेट हो सकता है, आप उसे ज़रूर सर्च करें, फ़ायदा हासिल करें। ये तो हो गया आपके चैनल की बात। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप से कोई इंटरव्यू लेता है फॉर जॉब बाहर कंट्रीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगला बंदा आपसे क्वेश्चन करता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप उसको अपने बारे में अबाउट योरसेल्फ क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? ये 4-5 लाइंस के होते हैं ना जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्यों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अगर काइंडली इंग्लिश में बता दीजिएगा। तो क्योंकि बहुत से लोग इस पर सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब्स पे, वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम कैसे इंट्रोडक्शन अपना देंगे और तैयार करें, तो ये इजी हो जाएगा। अगर कोई देखने वाला होगा तो वो भी ये लिख लेगा लाइन में और रटा लगा लेगा। मैं इसके लिए जल्दी एक वीडियो भी अपलोड करती हूँ ताकि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मिल जाए, लेकिन इसके 3-4 बेसिक सवाल हैं अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ। सबसे पहले जब आपसे कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपने फादर नेम, अपने रिलीजन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फॉर एग्जांपल आई एम रुज़ैरा एंड जस्ट रीसेंट क्वालिफिकेशन, मैट्रिक या इंटरमीडिएट बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यूर लेटेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अप्रोच। आपने लेटेस्ट के बारे में बताना होता है। आई हैव डन एमफिल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, आप वो बताएंगे आई हैव अ प्लान टू एनरोल माई सेल्फ इन PhD, एज वेल एज आपका जो साइड वर्क है आप वो बताइए। आई एम डूइंग सम वर्क और सम सॉर्ट ऑफ द ड्यूटीज़, जिस कंपनी में आप बता रहे हैं वो बता दें विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस। इसके बाद आपसे एक सवाल वो ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो स्टूडेंट या जो भी हैं वो डायरेक्ट जो उनके जहन में आता है वो अपनी ख्वाहिश बता देते हैं। ये तरीका सही नहीं होता, आपने हमेशा जवाब देना होता है द मार्केट कॉम्पिटिटिव, दिस अप्रोच इज़ बेटर, क्योंकि उन्हें भी पता है, वो भी मार्केट में बैठे हुए कि मार्केट कॉम्पिटिटिव क्या है। तो ये कुछ हमारे बेसिक सवालात होते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अब PhD है और वही कर रही हूँ, अभी बस स्टार्ट है इसकी क्लासेस, और इसके बाद PhD के बाद अगर इरादा बना, फ़िलहाल अभी तो नहीं है, पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस तरफ जाऊँगी। PhD काफ़ी है मेरे लिए। कौन से कंट्री को पसंद करती हैं और जाना पसंद करेंगे वहाँ पे? कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको मैंने टारगेट में रखा है, वो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे कि एक UK है, ऑस्ट्रेलिया है, एक ओमान है। ये 3 कंट्रीज़ हैं मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आजकल इटली एंड जर्मनी ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, लेकिन UK की बात अलग है। जाते जाते हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? व्यूवर्स को यही पैगाम दूंगी कि बी लॉयल विद योर सेल्फ, वफ़ादार रहिए। पहले अपने साथ वफ़ादारी का मतलब है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी वफ़ादार रहिए। अगर पेरेंट्स ने आप पर भरोसा किया है या अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा है जो आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता है, तो बी लॉयल विद हिम और हर। और बस यही, अगर आप लॉयल रहते हैं तो फिर आप अपने वक्त का भी सही इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। बहुत सी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन घरों में बैठी हुई हैं, जॉब को तरजीह नहीं देती और उनके माशरे में बुरा समझा जाता है जॉब को, तो उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देंगी? क्या उनके पास कोई हुनर होना चाहिए या फिर टीचिंग कर सकती हैं तो वो टीचिंग कर सकती हैं? क्या ये प्रोफेशनल इतना सेफ़ है?
मेरे ख्याल से जो ख़वातीन घर में हैं, जो एक घरेलू ही खातून है या ख़वातीन है, उन्हें ज़रूर चाहिए कि अगर उन्हें इजाज़त मिल जाए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो अपनी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जाएँ, अगर उन्हें इजाज़त मिल जाए तो वो टीचिंग ज़रूर स्टार्ट कर सकती हैं। जिस हद तक उनके पास एजुकेशन है उसको डिलीवर करें, क्योंकि आप घर में बैठ के ना होम सिकनेस हो जाती है, आप चीज़ें भूलने लगते हैं। अब ये दौर लर्न एंड रीलर्न करना, जो आपने सीखा है उस पर इक्तफ़ा ना करें, उसे बार बार भी दोहराना पड़ता है। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग से वाबस्ता हैं तो ज़रूर इसको कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ कुछ ऐसी स्किल्स ज़रूर हासिल कर लें जो आपकी अर्निंग में ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इस्टेब्लिश नहीं होंगे ना तो आप स्टेबल भी नहीं होंगे। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया रोज़, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा। आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा आइल्स के हवाले से। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट क्लियर करते हैं तो उनको ये वीज़ा मिलता है और वो बाहर जाने की परमिशन मिलती है। आइल्स के बारे में मज़ीद अगर आप जानना चाहें तो इनका यूट्यूब चैनल है और वो भी आप सर्च कर सकते हैं, उस पर भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।